छुई रीता कूड़ों की तीसा भांडों की रीता कूड़ों की तीसा भांडों की बगदा मन क्योंकि रड़ीदा डांडों की कख लगान छुई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चुनौतियों के 14 साल पर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड के विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं और उत्तराखंड की सियासत की भेंट चढ़ी उत्तराखंड की जनता के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ इस चर्चा में एसके नेगी साहब भी जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उत्तराखंड के मामलों के जानकार हैं, वहाँ पर काम कर चुके हैं, तो जानते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और किन किन चीज़ों की दरकार है उनको। नेगी साहब, हम लोग अभी पूरे कार्यक्रम में जो चर्चा कर रहे थे उसका मूल मुद्दा कहीं ना कहीं यही निकल करके आ रहा था कि सियासत कहीं ना कहीं राज्य में ऐसी हुई है जिसकी वजह से राज्य की जनता भुगत रही है। आए दिन हड़तालें हो रही हैं, कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो रही और जिस तरह से अभी वेदवाल जी ने भी जिक्र किया कि पहाड़ पर डॉक्टर जाने को नहीं तैयार है, काम करने को नहीं तैयार है। आखिरकार लगता है कि सरकार मूल मुद्दा समझ नहीं पा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मैं खुद बहुत दुखी हूँ। उत्तराखंड बनने का जो हम लोगों ने जिस तरह से खुशी से इसको एक्सेप्ट किया था कि हमें उत्तराखंड मिल गया, उस तरह से हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। उसमें मुख्य योगदान मैं राजनेताओं का मानता हूँ। एक तो उत्तराखंड में कभी भी, जब से आप भी जानते होंगे, कितने मुख्यमंत्री चेंज हो गए जी। हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर नेता का एक विजन होता है, कुछ वो सोच के आता है, लेकिन जब तक वो टिकता, खाली तिवारी जी को छोड़ के बस किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। और 2 मुख्यमंत्री तो ऐसे हुए जो 200 दिन भी पूरे नहीं कर पाए। मैं सही कह रहा था जी। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये कमी झलकती है, क्योंकि उसका विजन वो कुछ सोच के आता है, उसको टिकने नहीं दिया जाता। राजनीति इतनी हो गई। और एक मैं और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि हमेशा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपे जा रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हाँ, और इसकी वजह से राज्य संगठन में आक्रोश है। तो जी, तो निष्क्रिय हो जाता है कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का कि हमने जितनी मेहनत कर रही है, हमने ऊपर तक जाना नहीं, तो वो घर बैठ जाता है और खाली अपने पैसा कमाना। रावत जी का नंबर लगते लगते कितने वर्ष निकल गए, बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो आ पाए, गद्दी नशी हो पाए। तो ये बात सही है जी। तो ये भी दुख होता है कभी ना कभी। जैसे यही कारण है कि देखो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्रीय दल बने और सक्सेस हुए। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चुना, अपना बनाया, विकास कर रहे हैं जी। तो कोई लीडरशिप ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो पाई। हाँ, तिवारी जी ने कुछ सिडकुल बनाए हरिद्वार और रुद्रपुर में जी। मैं तिवारी जी को विकास पुरुष मानता हूँ, व्यक्तिगत राय है मेरी, ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है जी। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में, नोएडा जहाँ आप हैं आज, ये भी सब उन्हीं की देन है। लेकिन सिडकुल में क्या हो रहा है, वहाँ कर फर्जी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं खाली बिलिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है। किसी उत्तराखंड के मेरे ख्याल से 2% भी रोजगार में उसमें नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुई। वहाँ खाली टैक्स बचाने के लिए वहाँ से बिल काटे जा रहे हैं जी। आपको हनुमंत राव जी जानकारी है किस बात की? तो इस तरह से इतने फर्जी घोटाले, डैम, हाँ, बहुत बड़े पैमाने में घोटाले, कुंभ मेले के आयोजन में घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाले हो रहे हैं। तो राज्य सरकार में बड़े पैमाने में घोटाले भी हो रहे हैं और जनता को कुछ नहीं मिला। मेरे गांव, जहाँ पर मेरा श्रीनगर से थोड़ा आगे गांव है जी, जो स्थिति उस गांव की आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले जब हम पैदा हुए थे, वो थी वही। उस गांव में सड़क आज तक नहीं है। बताइए, आज तक सड़क नहीं है। 1.5 किलोमीटर इसी पर हमने चर्चा करी कि ये विकास का पैमाना, विकास के पैमाने अलग अलग हैं सबके लिए। तो मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं जैसे हनुमंत राव जी या वेदवाल जी बैठे हैं, लेकिन मैं जनता की अपनी बता रहा हूँ कि मेरे उस गांव के, उस एरिया में कम से कम 20-25 गांव कोई सड़क नहीं है। 1.5, 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। बताइए, आज की तारीख में जी जी मकान टूट चुके। हाँ। हम लोग, पहाड़ के लोग, मकान डर के मारे नहीं बनाते जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा बढ़ जाता है। तो हम सोचते हैं जब सड़क बन जाएगी तब जाएंगे। ये देखते देखते 30 साल हो गए, सड़क बन रही है, लिखा पढ़ी में। अच्छा, वहाँ का जो पढ़ा लिखा समाज है वो वहाँ से पलायन कर चुका है। पलायन, ये बड़ी समस्या है पलायन। अच्छा, जो कुछ करने वाले वो सब जहाँ अभी रोजी रोटी के लिए जहाँ सेटल हो गए वहीं पे हो गए हैं जी। अगर उत्तराखंड जाए तो करे क्या? वहाँ उनको पूछेगा नहीं, कोई प्लानिंग होती है? बिल्कुल। सेक्रेटरीट में भ्रष्टाचार इतना है कि मैं आपको बता दूं कि मैं सोचता था जब उत्तराखंड बना तो हमारा पहाड़ का बहुत ईमानदार आदमी है, वहाँ लोग जाएंगे, व्यवसाय लगेंगे। लेकिन जब यहाँ के लोग गए तो वहाँ उल्टा ही सुनने को मिला। उन्होंने कहा, भाई साहब वो सुबह से, मैं बोल सकता हूँ, माफी चाहता हूँ किसी को, कि भाई साहब आप बात करें ईमानदारी की। मैंने कहा, देखो गढ़वाल का आदमी, उत्तराखंड का आदमी बहुत ईमानदार होता है, आपको बड़ा आसानी से काम हो रहे होंगे। बोले, नहीं साहब, बिल्कुल सुबह से शाम तक बैठा देते हैं और शाम को वही वो पहुँचो और ये करो जो खाना पीना का जिसके लिए बदनाम है हमारा उत्तराखंड, ये करिए, फिर अगले दिन आना। ऐसे चक्कर कटवा के लोग वहाँ से वापस आएंगे उद्योगपति छोटे। नेगी साहब, अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि लखनऊ में एक फिक्स था कि इतने में काम हो जाएगा। उत्तराखंड में काम की कोई गारंटी नहीं है। मैं गलत तो नहीं बोला सर? बिल्कुल, रिश्वत का जो वो चल रहा है
कि वहाँ ज्यादा। रिश्वत तो है लेकिन काम होने की भी गारंटी नहीं। तो ये उत्तराखंड बनने के बाद ये चंद कुछ लोगों की जेब में जा रहा है सारा वहाँ का धन, डेवलपमेंट का धन। बिल्कुल। बाकी नेता और तो ये यही तो और वजह अधिकारी है। सब ये- मिलके इसको बिल्कुल कर रहे हैं। जनता वहीं की वहीं है जो आज से 50 साल पहले कई गाँव में, वेदवाल जी, आज की हालत, आज की स्थिति में भी वही है। और मुझे तो एक बहुत केदारनाथ त्रासदी के बाद एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुनने को मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर चर्चा करूं, माफ़ी चाहता हूं देशवासियों सबसे, कि वहाँ पर कुछ गांव अब ऐसे हैं कि हमारी मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। न सरकार ने कुछ किया, न किसी सामाजिक संगठन ने, राजनीतिक दल ने कुछ किया। वो वहाँ पर 15-20 गाँव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उन लोगों से कह रहे हैं यहाँ चर्च बनेगा, संडे को आपको प्रार्थना करनी है, हम आपकी मदद करेंगे। वेदवाल जी सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा सर्वे करवाइए अपने जी। चैनल के माध्यम से। जी। ऊपर उत्तर ऐसा भी वहाँ हो रहा है। तो वहाँ इस तरह से बॉर्डर एरिया है, उसको तो वैसे भी सेंसिटिव है, उसको वैसे भी ध्यान रखना जी। चाहिए। कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है। डैम बना रहे हैं, अनाप शनाप डैम बन रहे हैं, अनाप शनाप डैम बन रहे हैं। वही पर उसी बात पर हमने चर्चा करी कि विकास का जो मॉडल सरकार मान करके चल रही है, वो विकास दरअसल उस राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नहीं उपयुक्त। तो इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हनुमान जी, हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। कहा जाता है और जो एक मानना है कि छोटे राज्य होते हैं, विकास को ध्यान में रख करके छोटे राज्य बनाने की वकालत होती, जिस तरह से तेलंगाना के लिए वकालत हुई, जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ को देखा, छत्तीसगढ़ बना, और जिस तरह से उत्तराखंड भी बना उत्तर प्रदेश से अलग हट करके। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए और अगर बात उत्तराखंड की करी जाए, तो विकास के पैमानों पर और विकास की सूची पर दोनों राज्य अभी भी कई गुना पीछे हैं। तो ये जो थ्योरी है छोटे राज्यों वाली विकास के स्तर पर, ये कितनी जायज़ लगती है आपको? नहीं, देखिए, जहाँ तक छोटे राज्य की बात है तो हो सकता है कि आर्थिक नफा नुकसान अगर निकाला जाए तो हो सकता है कि बहुत नफ़े का सौदा ना रहा हो। लेकिन देखिए, वहाँ की जो जनाकांक्षाएं थी, जो वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि वो अपना राज्य, अपनी संस्कृति को संभाल के रखना चाहते थे, संजो के रखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनका एक अलग राज्य हो जिसकी तस्वीर तकदीर वो खुद लिख सके। तो उस जनाकांक्षाओं के सम्मान का सम्मान करते हुए ही 2000 में राज्य बना। देखिए, मुश्किल कहाँ से आई कि जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं विकास के मॉडल की, वो विकास का मॉडल, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं पिछले दिनों नेपाल घूमने गया। तो नेपाल जब मैं घूमने गया तो मैंने इंटरनेट में सर्च करना शुरू किया कि वहाँ की कला संस्कृति के करीब रह करके मैं कहाँ से जो है नेपाल को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो मुझे कई जगहों पे होम स्टे का ऑप्शन मिला जी। यानी आप नेपाल के किसी परिवार के साथ एक सदस्य के रूप में रह सकते हैं। वो आपको एक कमरा देंगे, बिस्तर होगा बाकायदे, वो जो होम स्टे होगा आप उन्हीं के घर का भोजन बना खाएंगे। वो आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में बताएंगे, वहाँ के आसपास के स्थानीय इलाकों के पर्यटन के बारे में बताएंगे। वो आपके गाइड का भी काम करेंगे, आपके सहयोगी का भी काम करेंगे, आपको जो है वो आपके आश्रयदाता भी होंगे। ये एक वहाँ पे संस्कृति मुझे दिखी। लेकिन जब मैं उत्तराखंड घूमने गया तो उत्तराखंड में मैं कहीं भी मैं नेट पे डालता हूँ तो लगता है कि यहाँ पे ये होटल मिल जाएगा, वहाँ पर ये होटल उपलब्ध है, और वो पूरा का पूरा वहाँ का जो जनजीवन है उससे बिल्कुल भिन्न। कोई एक चमक दमक वाली बिल्डिंग जिसकी जो पूरी संस्कृति है वो किसी ऐसे शहर की संस्कृति जो उपभोगवादी है, तो वो ना वहाँ के जीवन के रहन सहन से जो है जेल करता है, ना ही वो वहाँ के किसी ऐसी चीज को बता सकता है जिसकी उत्सुकता में पर्यटक वहाँ पर जाता है। बिल्कुल, अपना अस्तित्व भी कहीं ना कहीं राज्य इस तरह की चीजों में खो खो रहा है। मॉडल है जी, क्या वाकई में उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी से जल कर रहा है, क्या उनकी जिंदगी के अनुरूप है? तो यही चीज है कि अगर उत्तराखंड में लोगों को ये मौका मिल जाए कि साहब वो अपने साथ में होम स्टे, अपने घर में एक कमरा जो है अतिथि को दे सकते हैं, उसके अनुरूप उनको जो है भुगतान हो सकता है, इसमें सरकार कुछ अनुदान दे दे, सरकार कुछ सहायता कर दे, तो उत्तराखंड के लोगों का जो सामान्य जनजीवन है जी, वो भी प्रभावित नहीं होगा। अतिथि का स्वागत सत्कार भी करेंगे जी, उनको वो बिल्कुल टिकाएंगे, उससे कुछ आय भी होगी और लोग उत्तराखंड की संस्कृति को बेहतर समझ सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राजेंद्र शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो राज्य का विकास का मॉडल है वो कहीं ना कहीं उस राज्य उत्तराखंड के लिए उपयुक्त नहीं है, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो विकास का मॉडल आप लोग लेकर के पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, और एक पहाड़ी इलाका है उसकी एक अपनी खासियत होती है, उसके अनुकूल होना चाहिए कि कम से कम उसकी अपनी धरोहर वहां पर सीमित रहे और धरोहर बची रहे।
आप मुझको सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, मेरा सवाल आपसे ये, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज उत्तराखंड के विकास पर। 14 साल उत्तराखंड को बने हुए पूरा हो गए हैं और तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आ रहा है चर्चा से वो यही निकल करके आ रहा है कि विकास का जो मॉडल उत्तराखंड सरकार ने अपना रखा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। जी जी। नहीं, देखिए, मैं इसमें एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राज्य जब से राज्य बना है, चाहे अंतरिम सरकार, पहली निर्वाचित सरकार है, और उसके बाद लगातार 2012 तक जो भी कोई सरकार रही हो, कोई भी उसका मुखिया रहा हो, वो उस उत्तराखंड के जो कंदराएं हैं, उन उत्तराखंड की कंदराओं से निकलकर पलकर बढ़कर वो आगे नहीं गया है। वो ज्ञान नहीं रखता था उत्तराखंड के उस 51,125 किलो वर्ग मीटर का, जहां पर जो है जिन पहाड़ों में, जिन कंदराओं में कहां पर क्या होना है, उससे वो वाकिफ नहीं था। और मैं समझता हूं कि ऐसा नेतृत्व अब पहली बार 2014 में निकल कर आ गया है, जिन्होंने प्रधान के रूप में शुरुआत करी और आज मुख्यमंत्री बने हैं। विकास का मॉडल, जहां तक सवाल इस बात का है, तो अगर 2002 में पहली अंतरिम सरकार का मुखिया अगर उत्तराखंड का वो व्यक्ति होता जिसने उत्तराखंड की कंदराओं में पल बढ़कर और यहाँ के कष्ट झेले होते, अगर उसको खाते वक्त भी धुआं लगा होता उस आग का, उस चूल्हे का, तो शायद वो जान सकता था कि पहाड़ की कंदराओं में किस तरह का विकास होना चाहिए। लेकिन और मैं तो आपके समझता हूँ पास कि अब जो 12 साल जो है कुंभ चला गया है, मैं समझता हूँ अब आने वाले 14 से लेकर जो मिशन 2017-22 तक हमारा है, मैं समझता हूँ उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ विकास की किरण नहीं पहुंची है, वहां भी विकास की किरण पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। राजेंद्र साहा जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हरीश रावत जी पहाड़ की समस्याओं को समझते हैं। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में पानी का घोर संकट है। पौड़ी की प्यास कब तक बुझाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, पौड़ी में नानघाट पेयजल योजना बनाई थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उन अफसरों की भेंट चढ़ गई जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए डकार लिया। हमने दूधासोली के उस जंगल से उस धारा को हमने सीधे हरा प्रवाह पौड़ी के खिरसू होते हुए पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं फिर अभी आपके सामने माफी चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने नेतृत्व किया है, क्योंकि उन्हें उन पहाड़ की कंदराओं का ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो पौड़ी की प्यास बुझ गई होती, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पौड़ी मंडल मुख्यालय है शाह साहब, और अब जो है कि मंडल मुख्यालय में आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके हॉस्पिटल को डॉक्टर मिल पाते हैं। मंडल मुख्यालय के हॉस्पिटल की हालत आपसे छिपी नहीं है। इस स्थिति में कहना चाहूंगा कि 2002 से जो वर्तमान में नेतृत्व रहा है, उसकी इतनी सोच नहीं रही है। जो हमने मेडिकल के स्टूडेंट दिए हैं, उनको हमने 15,000 में अगर उनको मेडिकल का डॉक्टर बनाया है, तो ये जो हमने तय किया था कि 5 साल वो दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देंगे, तो क्योंकि हमने ऐसा कानून उस समय 2002 में बनाया। अगर बना दिया होता तो 2014 में हर साल कम से कम हम अगर मिनिमम भी लेके चले तो 2000 डॉक्टर आज होते, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के दूरस्थ अस्पतालों में डॉक्टर की कमी नहीं होती है। इसके लिए भी वो नेतृत्व जिम्मेदार है जो 2001 से लेकर वर्तमान तक रहा है। आपके लिए, आपके पास कोई नई योजना पौड़ी के लिए, क्योंकि पौड़ी से ही उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था 1994 वाली हम बात करें तो? पौड़ी के लिए मेरे पास एक नई योजना है, रामकुंड पेयजल योजना, जिसके लिए मैं 2007 से लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी से आगे जो रामकुंड है, रामकुंड से एक पेयजल योजना बननी चाहिए, जिससे कि पौड़ी से लेकर कोट और खिरसू और कलजीखाल तक की प्यास बुझ सकती है, बशर्ते ईमानदारी से उस योजना पर काम होना चाहिए और ईमानदारी से योजना फलीभूत तो योजना पे काम करने का काम तो साजी आपने कलजीखाल की बात की। कलजीखाल में एक गांव पड़ता है पीपली और सैली, वहाँ के विधायक हैं मंद्रवाल जी, सुंदरलाल मंद्रवाल जी। उनकी तलाश है आजकल कि वो हर बार वादा करते हैं कि पीपली और सैली को मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन पीपली और मोटर मार्ग का मामला हमारे संज्ञान में आया है। थानेश्वर महादेव तक जो 3 किलोमीटर रोड रुकी हुई है, उस रोड को भी आगे बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी से हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उस रोड को पीएमजीएसवाई में ट्रांसफर करके उसे भी पूरा करने का काम करें। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। विश्वास करेंगे कि आपने जो वादे किए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वहाँ की जनता वो सुन रही होगी और कहीं ना कहीं आपकी सरकार इन वादों को पूरा भी करेगी। हम चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शाह जी, आपको भी बधाई देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप भी समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। इनके कारण, इस तरह की तमाम चर्चाओं के कारण यही हैं राजेंद्र शाह जी, कि जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको हम सरकारों तक पहुंचा सकें और जो नीति नियंता हैं उन तक पहुंच सकें, जिससे कि राज्य का विकास हो सके। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है इस पलायन की समस्या के बारे में, सबसे पहले आपको उनका कहना सुना देते हैं।
उत्तराखंड में पलायन एक चिंता का विषय है। मैं उत्तराखंड में कई गांवों में गया हूं और मैंने इस बात को अनुभव किया है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ है अलग राज्य बनने के बाद, लेकिन पलायन एक समस्या है और सरकार को इसको सोचना चाहिए। पहाड़ों में जनसंख्या या आबादी का रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैदान से जो एक वर्ग विशेष के लोगों की घुसपैठ वहां हो रही है, ये सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान हो कि पहाड़ी क्षेत्र में जो मैदान से एक वर्ग विशेष की घुसपैठ है, इस पर विराम लगे। एक दूसरा, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके रोजगार और उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था वहां स्थानीय स्तर पर भी पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे उनके पलायन को रोका जा सके। नेगी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है पलायन की, जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ भी जिक्र कर रहे थे। हालांकि दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, खुद पर भी झांक करके देखना चाहिए। वो भी अब पहाड़ की सियासत से दूर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बात अगर करी जाए पलायन की समस्या की, तो कहीं ना कहीं विकास नहीं है, इस वजह से पलायन हो रहा है। सबसे बड़ी वजह तो यही है। आप ये बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूँ चाहे योगी आदित्यनाथ जी, ये भी खुद उत्तराखंड के रहने वाले वही मैं कह रहा हूँ कि दूसरे पर और इनसे खुद पूछा जाए कि इन बड़े राजनेताओं से कि 14 साल में क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा बड़ा विशाल काय कोई ऐसा कारखाना या कोई ऐसा बिजनेस सेटअप लगा कि जिसमें पलायन रुके? आदमी कहाँ जाए, रोटी तो खानी है जी। अगर वही छोटे मोटे लोग दुकान चला के रोड साइड इंडस्ट्री छोटी छोटी चल रही है, क्या हिमाचल ने विकास नहीं किया? परमार सामने हिमाचल भी तो ऐसे ही छोटा राज्य था जी। उन्होंने वहाँ एक फार्मिंग करके सेब का ऐसा मास्टर कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में है कि हिमाचल सेब जी। तो क्या उत्तराखंड नहीं कर सकता था? उत्तराखंड में भी हर चीज वही है जो हिमाचल में। नेगी साहब का ये कहना है कि एक परमार नहीं मिला उत्तराखंड को, दरअसल में परमार मेरे जैसा ख्याल नहीं से। था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, मैं तो पिछली बार उत्तराखंड गया तो मुझे लोह पुरुष, बाहर का लोह पुरुष, मुझे ये पूछना पड़ा कि यहाँ सेब के बाग हैं कहाँ? जी बताइए। तो कहे साहब हर्षिल तक जाना पड़ेगा तो सेब के बाग मिलेंगे। बताइए। जबकि हिमाचल में कुछ नहीं था भाई साहब, पंजाब से अलग हुआ था, कुछ नहीं था बेदवाल जी। नहीं, लेकिन वह नेतृत्व जो मिला ना, पहला जो नेतृत्व परमार को जो लोग अभी तक याद करते हैं, उदाहरण भी देते हैं। उत्तराखंड के लोगों की भी ये पीड़ा है कि काश हमें ऐसा कोई नेता मिल गया होता तो हमारा उत्तराखंड भी बहुत तेजी से चलता। उस समय तो साधन नहीं थे, अब तो 21वीं सदी, हर चीज कंप्यूटराइज है, हर ऑनलाइन है, काफी तेजी से विकास करते हैं हम लोग। पलायन रोकने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं? सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिससे कम से कम राज्य में पलायन रोका जा सके? क्योंकि बहुत बड़ी हानि है अगर राज्य के काबिल चाहे डॉक्टर हो चाहे शिक्षक हो, अगर वो राज्य से पलायन कर रहे हैं तो राज्य की बहुत बड़ी क्षति है ये। बिना औद्योगिकरण के कुछ नहीं होगा भाई जी। जब तक वहाँ औद्योगिकरण ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ इस तरह के वहाँ से उस क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे ऑर्गेनिक खेती इसका की जा सकती है वहाँ पर, ये भी तो बिजनेस है जी। उसमें पैसा दिया सकता है, लेकिन वो पैसा बीच में कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये चल रही है मनरेगा योजना वगैरह, हम लोग उत्तराखंड के लोग जितने बाहर रह रहे हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके नाम से भी वहाँ प्रधान और पटवारी और ऊपर पैसा चल, फैमिली रजिस्टर में जिनके नाम है, बेदवाल जी ये सच्चाई बता रहा हूँ। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे नाम से वहाँ पैसा जा रहा है, 20 दिन की दिहाड़ी पता नहीं किसके पास जा रही है। तो कहाँ से क्या होगा वहाँ? पलायन। अब जो वहाँ खा रहे हैं, जो बाहर निकल गए वो बाहर मस्त हो गए, अब वो करें क्या जाके? पलायन का सबसे पहले ये कि इनको जाके, जैसे गैरसैंण राजधानी की बात चल रही है बेदवाल जी, तो इनको मेरे ख्याल से बना देनी चाहिए। अगर गैरसैंण राजधानी बन जाए तो इस रोड पे कितना विकास होगा, कितना होटल कॉमर्शलाइजेशन होगा हनुमंतराव जी, उसमें क्षेत्रीय जनता को। लेकिन नेगी साहब, ज्यादा जरूरत इस बात की भी है कि जिस तरह का कमर्शलाइजेशन हो, लेकिन वो कमर्शलाइजेशन वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल भी हो। हाँ, तो वहाँ ये होटल, रोड साइड रेस्टोरेंट, होटल, यही तो आजकल भी क्या करते हैं लोग, खेती करते हैं, थोड़ी सी ककड़ी खीरे मूली लेके रोड पे बैठ जाते हैं, शाम तक का उनका खाने के लिए हो जाता है रोटी। ऐसे कमा रहे हैं। एक समस्या तो नेगी साहब ये भी आ रही है कि पहाड़ पर मोमो चढ़ के चला गया। हाँ बताइए। मैगी जो है चढ़ के पहाड़ पे चली गई। अब उत्तराखंड वासी भी जो है मोमो और मैगी खा रहे हैं। और जब सेना में भर्ती के लिए दौड़ होती है तो पता चलता है कि वो पिछड़ जाते हैं। मार्शल कॉम जो कही जाती थी, मार्शल कॉम गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट का अपना एक रिकॉर्ड था राव साहब, वो अब वो चीज नहीं निकल पा रही है। और जो बात आपने कही, राव साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पहाड़ में जो है कि गांव, जिस गांव की मैं बात कर रहा था पीपली और सैली की, वहां पे मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन अगर रात को कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको सड़क तक पहुंचाने, मार्केट तक पहुंचाने के लिए सड़क नहीं है। जो सवाल मैंने भी राजेंद्र साहनी से किया था, उस गांव में इंटरनेट है, वो अमेरिका में क्या घट रहा है वो सब जान रहे हैं वहां के लोग, लेकिन अगर किसी को पेट दर्द हो गया है तो दवाई नहीं है, उसको बाजार तक कैसे पहुंचाना है? ना वहाँ 108 पहुंच सकती है, ना वहाँ खच्चर जा सकते हैं, ना टट्टू जा सकते हैं, वो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे है, जनता ही भगवान भरोसे है, लेकिन राज्य सरकार को ये नहीं देखता है।
हनुमान जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ करके जो आता है, हम तमाम चर्चा जो कर रहे हैं, एक आंदोलन का राज्य रहा है उत्तराखंड, और अब राज्य के जो आंदोलनकारी हैं वो एक बार फिर से सोच रहे हैं क्या एक दूसरे आंदोलन की या तीसरे आंदोलन की, चौथे आंदोलन की फिर से ज़रूरत है क्या राज्य को? नहीं, देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ उत्तराखंड को, मेरी समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी समझ है, थोड़ी सी समझ है उत्तराखंड की, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि उत्तराखंड दृष्टिकोण से, संस्कृति से तो एक अलग राज्य है, बिल्कुल अनूठा राज्य है, जैसे पहाड़ी राज्य होते हैं वैसा राज्य है, रहन सहन में भी बिल्कुल सादा और सादगी भरा राज्य है जी। लेकिन दृष्टिकोण हमेशा उत्तराखंड का राष्ट्रीय रहा है, उत्तराखंड का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय नहीं रहा। जी, यही बड़ी वजह रही है जी, कि जो भी वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बनी, जी, वो जी। उनके मुकाबले में जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो माफ ज़्यादा माफ कीजिएगा हनुमान जी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रकाश ध्यानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के विकास की। 14 साल में क्या उत्तराखंड ने पाया और क्या खोया। जिस तरह की राज्य में विकास की स्थिति है, आप भी उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, आप भी अवगत हैं। क्या प्रमुख कारण आपको लगते हैं कि राज्य की जनता आज भी विकास को तरस रही है? देखिए, एक तो हम ये नहीं कह सकते कि राज्य बनने से विकास नहीं हुआ। हम विकास में सरवट तो नहीं दौड़े। जिस विकास की अपेक्षा थी उस तरह का विकास तो नहीं नहीं प्रकाश हुआ जी, एक चीज और भी है कि विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो विकास सिमट के रह गया मैदानी जिलों तक, पहाड़ पर विकास नहीं पहुंचा, पहली बात। दूसरा, विकास का कोई एक ऐसा मॉडल ना तो बीजेपी सरकार दे पाई ना कांग्रेस सरकार, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, जो लोगों की जो हैबिटेट जिसको कहते हैं, जो रहन सहन का तरीका है, उससे जो है मेल खाता हो। हेलो जी, प्रकाश मंगयानी जी। हेलो जी, आपको आवाज आ रही हमारी? आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैं सवाल हनुमान जी का दोहरा देता हूं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राज्य में विकास नहीं हुआ। आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह का विकास हुआ है, मैदानी इलाकों में विकास हुआ है, और पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो वहां पर अभी भी विकास की जरूरत है। लोगों तक, आम जनता तक विकास नहीं पहुंचा है। हाँ, आप सुन लीजिए पूरी बात पहले मेरी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश की अपेक्षा विकास ज्यादा हुआ। उसका मैं आपको उदाहरण दूं कि जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तो उस समय 18,000 किलोमीटर सड़कें थी, अब वो 32,000 किलोमीटर सड़कें हो गई। तब हम 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते थे, आज 3,000 मेगावाट। मतलब आप हरीश रावत की सरकार को पूरे नंबर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ विकास हुआ है, लेकिन जो सरवट मांगना था हमने विकास में राज्य बनने के बाद, वो नहीं हो पाया। और उसका कारण यह है कि असंतुलित विकास, जिसकी वजह से राज्य बना, वो असंतुलित विकास आज भी है। जी जी। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पहाड़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान न देके फौरी काम करे। जैसे पर्यटन है, पर्यटन के हमने गेस्ट हाउस बना दिए, हमने कुछ पर्यटन के स्पॉट बना दिए, लेकिन उन गेस्ट हाउस और स्पॉट तक जाने के लिए न सड़क है, न अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, न बिजली है, न पानी है, न कनेक्टिविटी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि हम ज्यादा ध्यान देते, छोटी छोटी बातों के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे देते, तो पहाड़ का विकास होता, न तो पलायन होता, न जो कर्मचारी या अधिकारी वहाँ पहाड़ में जाने से मना कर रहे हैं वो भी जानते। लेकिन ध्यानी साहब यहाँ पे सवाल यही है, वाजपेयी जी भी आपसे यही पूछ रहे हैं, समर्थ जी जो कहना चाह रहे हैं कि 14 साल राज्य बन के हो गए हैं, नीति नियंता आप हैं। पहले जो आपने सारे आंकड़े गिनाए कि लखनऊ के जमाने में ये था और देहरादून के जमाने में ये हुआ, अब कसूरवार कौन है? अगर विकास नहीं हुआ है पहाड़ के अनुरूप, कसूरवार कौन है? क्योंकि आपके भी 4 मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कसूरवार कौन है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कसूरवार नहीं है और कांग्रेस कसूरवार है। पहली बात तो है, जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें जरा राजनीति से हटके भी सोचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। अभी तक कांग्रेस के लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस ने ही काम किया वहां पे, एक आपकी साफ गोई के हम कह, लेकिन आप बताइए कि आपके शासनकाल में कोई ऐसी चीजें जो हुई हैं कि जो पलायन रुक पाया हो? देखिए, हमने पहाड़ के विकास को लेकर के, जब खंडूड़ी जी की सरकार थी तो हमने एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी,
जो इस सरकार ने उस ट्रांसफर पॉलिसी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और ज्ञानी जी मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। जब खंडूड़ी जी की सरकार थी, जब निशंक जी की सरकार थी, तो समूह गा की भर्तियों में गढ़वाली और कुमाऊनी जो बोली थी ना, उसको बाहर कर दिया गया था। आप मानेंगे इस बात को? जो स्थानीय लोगों को वहां पे रोजगार मिलता, समूह गांव में वहां पे स्थानीय लोग टिके रहते, तो गढ़वाली और कुमाऊनी को बाहर कर दिया गया था। पंजाबी अकादमी की बात हुई थी उत्तराखंड में उस दौरान। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जी। पहाड़ में अधिकारी कर्मचारी नहीं जा रहे, हमने एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, हमने भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से जो इनहेरिट हो गया था उसको रोकने के लिए लोकायुक्त बनाया। इस सरकार ने लोकायुक्त को भी लेकिन इन सबका असर दिखा नहीं कुछ, लेकिन इन सबका असर दिखा नहीं कुछ। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जी। देखिए नियत पे सवाल उठते हैं और जो कार्य क्रियान्वयन जो है योजनाओं का, उन पर सवाल उठते हैं कि योजनाएं बना लेने से या बड़े अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में सोच लेने से, लोकायुक्त कानून बनाने से, तो लोकपाल बनाने से चीजें नहीं हल हो जाएंगी। जमीनी स्तर पर काम होता हुआ दिखना भी चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अंतर दोनों सरकारों में केवल उससे वो मेरा अंतर नहीं है, वो योजना आयोग का अंतर है कि 2007-8 में जब खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, इस देश के इतिहास में पहली बार जो है वित्त आयोग ने 1000 करोड़ रुपए उत्तराखंड को बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिया का बना के दिया था। और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हाल है कि 1000 करोड़ रुपए वित्त आयोग का ये सरकार वापस भेज रही है। चलिए आप जी, अपनी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई जिस तरह से तमाम बातें होती हैं और तमाम बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल नेगी जी ये भी उठ करके आता है कि जिस तरह के विकास के मॉडल की हम लोग बातें कर रहे हैं, जो पूरी चर्चा में जो चीज़ें निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि छोटे छोटे कारीगर जो हैं अगर राज्य के, उनको अगर एक सही मंच दे दिया जाए, अगर उनके सामान को, अगर उनके उत्पादों को एक सही मंच दे दिया जाए, तो वहाँ पर उनके पैसा मिल सकता है, उनको उनके काम को का उचित मूल्य मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर अगर सरकार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे तो विकास विकास पहुँचाया जा सकता है राज्य तक और आम जनता तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के माननीय मोदी जी ने जो अभी स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय अलग बनाया है, वो शायद इसी को सोच के रखा गया। उसका हो सकता है उसका फायदा उत्तराखंड को कहीं ना कहीं हो कि इन लोगों को डेवलप करके इनको ज्वाइन छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर एक अभी उन्होंने बनारस में आधार उसका हो सकता है उत्तराखंड में भी कुछ हवा जाए। तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि मोदी जिस हिसाब से चल रहे हैं मोदी जी, लेकिन कम से कम राज्य सरकार जो है इस मॉडल को अपना सकती है और अपना करके उत्तराखंड में कुछ छोटे छोटे फैसिलिटेशन सेंटर अगर खोले जाएं। क्योंकि देखिए क्या है कि ये एक ऐसी आबादी वाला शहर है जिनके पास हाथों में हुनर है, गर्म कपड़ों का कारोबार है, वहाँ मेहनती लोग हैं जी। तो वो चीजें उत्तराखंड से ज्यादा मैदान तक तो आए। उत्तराखंड से ज्यादा मेहनती आदमी कोई नहीं है जी। हाँ, चैलेंज से दावे से कह सकता हूं, तो इस तरह की अगर योजनाएं बनाई जाएं, जी जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं कि कम से कम उस तरह के लोगों का उपयोग कर सके सरकार राज्य के विकास में भी और उन लोगों के विकास में भी। मैं हमारे पास समय कम है, मैं आखिरी एक सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने कार्यक्रम बनाया वो ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री है, उसमें राज्य सरकार अब ये ना ले कि वो बीजेपी का कार्यक्रम है, हम कांग्रेस के हैं तो हम उसको क्यों इम्प्लीमेंट ना। तो इसके जो अगर कोई इससे विकास की कोई योजना उसको दोनों दलों को एक साथ मिलकर करना चाहिए। जी बस एक संक्षिप्त में अगर मैं आप सबकी टिप्पणियां चाह दूं, एक सेंटेंस में, अगर एक वाक्य में अगर बताएं कि कारण क्या था इस हालत का जो उत्तराखंड में विकास उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का विकास होना चाहिए था, और एक सल्यूशन, अगर एक तरीका किससे विकास किस तरह से हो सकता है, एक सेंटेंस में अगर आप लोग बता दें। नेकी जी सबसे पहले आपसे। सबसे पहले दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व वहां पर होना चाहिए जी, बस। और ये अदूरदर्शिता के कारण ही जो विकास नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया जी। मैं इसी को नटशेल में एक ही चीज मानता हूँ जी। हनुमान जी नेगी जी ने तो इतनी अच्छी बात कही, एक वाक्य में उन्होंने सब कुछ कर दिया कि जो नेतृत्व की दूरदर्शिता नहीं रही, अदूरदर्शी नेतृत्व रहा, उसके कारण असंतुलित विकास हुआ, मैदानी इलाकों को तरजीह मिल गई त्वरित कुछ दिखाने के चक्कर में, और जो पहाड़ी राज्य जो अलग हुआ एक पहाड़ की अपनी प्राकृतिक छटा को बरकरार रखते हुए, वहाँ की संस्कृति को बरकरार रखते हुए असंतुलित विकास ने इस पूरे किए कराए आंदोलन पे एक तरह से पानी फेर दिया। वेदवाल जी
देखिए समर, सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना रख। आपने जो फोन लाइन पे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को सुना तो वो सब ये साबित करने चाह रहे थे कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है दूसरे की कमीज के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत से ऊपर उठना होगा और जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाने के लिए वहां को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम सदस्यों का, हमारे साथ मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पूरी चर्चा से जो बात निकल करके आई कि वो यही निकल करके आई कि राज्य के हिसाब से, राज्य की ज़रूरतों के हिसाब से उत्तराखंड सरकार को सोचना होगा राज्य के विकास के बारे में। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर 24x7। रीता कूड़ों की तीसा बांडों की, रीता कूड़ों की तीसा बांडों की, बगदा मन क्योंकि रड़ीदा डांडों की, कख लगान छुई।